नमस्कार। दी प्रिंट सॉफ्ट कवर में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ राज। इस कार्यक्रम में हम किताबों पर बात करते हैं, उनके लेखकों को बुलाते हैं, उनसे उनकी किताब पर विचार विमर्श करते हैं। आज हम जिस किताब पर बात करने वाले हैं वो है रक्त का कण कण समर्पित। ये मेरे पास वो किताब है और हमारे साथ इनके लेखक चिरंजीव सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया सर्वप्रथम द प्रिंट को, प्रभात प्रकाशन को और ऋषभ जी आपको भी। सर, सबसे पहले आप अपने किताब के जो आपने लिखा है रक्त का कण कण समर्पित 75 गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों पर, तो सर ये विचार आपके पास कैसे आया, इसके बारे में पहले आप अपने हिसाब से कुछ बताइए। जी। जब इस किताब की जो रचना हुई, इसकी जो परिकल्पना, इसका श्रेय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। जब उन्होंने आजादी के 75वें वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का एक निर्णय लिया और यह एक अनूठा प्रयोग था। इसी क्रम में भारत गणराज्य के राष्ट्रपति महोदय एक बार कानपुर में आए और कानपुर में आने के पश्चात उन्होंने एक सभा में कहा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को सभी जानते हैं, तात्या टोपे को सभी जानते हैं, लेकिन अजीजन बाई और मैनाबाई को कितने लोग जानते हैं, कितने लोग हितैषी जी को जानते हैं, जबकि उनका योगदान भी इस समर में बहुत अधिक था। और निश्चित तौर पे हमें चाहिए कि हम ये जो चीजें हैं वो जन जन तक पहुंच जाए। इस बात ने मुझे काफी प्रभावित किया और मुझे एक दिशा दिखाई, और उस दिशा का ही परिणाम था कि आज आप ये जो पुस्तक है वो आपके समक्ष प्रभात प्रकाशन से छप के आई है और आपके बीच में। सर, आपने सही कहा कि जो कुछ स्वतंत्रता सेनानी है वो गुमनाम रह जाते हैं, लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं, उन पर किताबें नहीं लिखी गई हैं, उन पर कोई शोध नहीं हुआ है। तो सर, ये कितना मुश्किल काम था आपके लिए, क्योंकि आपने 75 उन गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को इसमें वर्णित किया है जिनके बारे में लोग कम जानते हैं या नहीं के बराबर जानते हैं। हाँ ऋषभ जी, एक काम चुनौतीपूर्ण तो था, क्योंकि जब हमने इस काम को शुरू किया तो उन कस्बों में भी या उन गांव के उन जगहों में जहां से वो आए थे, वहां पर भी इसके बारे में काफी कम सामग्री थी। लेकिन कहते हैं ना कि यदि सपने आपके हों तो उसको जीना। क्या हुआ कि हम तो जितने भी हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स थे वो उनसे मैंने संपर्क किया। इसके बाद मैंने ना एक छोटी छोटी टीम बनाई, और वो टीम, जैसे कानपुर में जाना है, औरैया में जाना है, प्रयागराज में जाना है, तो वहां उस टीम ने कैंप किया और फिर मैं भी उस टीम को मैंने वहां ज्वाइन किया। तो वो, जब आप जैसे कि कोई एक रोड है उनके नाम से या कोई एक फोटो प्राप्त हुई, फिर कहीं ना कहीं से उनके बच्चे, दादी, पोते नाती या उनके मित्रों के कुछ बच्चे, उनसे संपर्क स्थापित हुआ, क्योंकि मुझे ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त करनी थी। तो फिर उन्होंने उनके बारे में कुछ कुछ ऐसी चीजें बताई जो एकदम अनूठी थी और आसपास के व्यक्तियों को भी नहीं पता थी। तो उनके परिजनों को, उनके मित्रों की वजह से और हमारी जो R&D टीम थी उसकी वजह से यह चीज संभव हो सकी। सर, इसमें आपने 75 गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को वर्णित किया है, तो क्या ये आइडिया आजादी के 75 वर्ष जो हुए हैं या अमृत महोत्सव जिसको कहा जा रहा है, तो इससे आया, या फिर आपने 75 मतलब अपने हिसाब से सुना कि इन 75 लोगों को ही हमने लिखना है इस किताब में? मैं इसमें बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर पे चूंकि ये 75वां वर्ष है, तो आइडिया तो था वहीं से। हमने तो औरों के बारे में भी इसमें सर्च किया, लेकिन चूंकि 75वां वर्ष है तो मुझे लगा कि शायद यह एक अच्छी भेंट होगी, श्रद्धांजलि होगी उन गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, यदि आपकी अनुमति हो तो। जी बिल्कुल। मैंने ये जो रक्त का कण कण समर्पित है, यह उत्तर प्रदेश के 75 गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में। जी। मेरी इसी तरह की एक पुस्तक सेम प्रभात प्रकाशन से आई है। जी। यदि आप कहें तो मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। जी। यह पुस्तक जो है, जरा याद उन्हें भी कर लो। जी, यह ना ऋषभ जी, यह पुस्तक, इसमें भी 75 गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी, लेकिन यह पूरे भारतवर्ष से,
मैंने भारतवर्ष के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश सभी से ऐसे गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को मैंने किताबों में इसके बारे में लिखा है। और मेरी एक चाह है कि मैं इसका एक सेकंड एडिशन नेक्स्ट 75 का लेके आऊं। सर मेरा ये कहना था कि जैसे इतिहास पर भी काफी शोध होती है, बहुत सारे स्कॉलर शोध करते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये कैसे छूट जाता है? क्योंकि आप देखेंगे कि नई शोध जो हो रही है उसमें भी ये चीजें नहीं आ रही है कि ये लोगों का इन लोगों का भी हमारे देश की आजादी में योगदान रहा था, इन लोगों ने भी अपनी जान गंवाई थी, उनमें से कुछ लोगों को फांसी दी गई थी। तो ये कैसे छूट रहा है? क्या हमारी ये शिक्षा प्रणाली की खामियां हैं, या जो हमारे शोधकर्ता है वो उस ओर जा नहीं रहे हैं? वो लोग आगे आ जा रहे हैं जिन्होंने निश्चित तौर पे अपना सर्वस्व अपना समर्पण किया। इस कहानी में आप देखेंगे कि किसी किसी ने तो अपनी, जैसे नई उनकी शादी हुई जी। और वो अपने एक ब्याहता पत्नी को छोड़ के चले गए, उनकी सही बात। पत्नी ने भी उनको कोऑपरेट किया। आप लेकिन उनकी तमन्ना नहीं थी कभी कि वो इतिहास के पन्नों में इस तरह से आए या उनका बहुत नाम हो, क्योंकि वो एक तरीके से, मैं उनको सेनानी भी नहीं कहता, मैं उनको स्वतंत्रता का पुजारी कहता हूँ, स्वतंत्र साधक कहता हूँ। कि उनकी इच्छा थी कि बस भारत माता को हमें मुक्त कराना। किसी ने कविता के माध्यम से किया, किसी ने नाटकों के माध्यम से किया, किसी ने क्रांति के माध्यम से किया, किसी ने बंदूक और पिस्तौल के माध्यम से किया। लेकिन हाँ, एक है कि निश्चित तौर पे इस पे काम होना चाहिए। और अभी आ, मैं आपको बताऊं कि हर कस्बे में, हर गांव में ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जी। ठीक, फैमिली है। उस पे काम होना चाहिए। ये तो है। मैं तो नमन करना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी यूपी का, कि जिन्होंने इसको, अमृत महोत्सव को इतना ज्यादा प्रमुखता दिया और जन जन तक पहुंचाया। तो इस पे काम, और आपके प्रिंट मीडिया के माध्यम से औरों को भी इसमें प्रेरणा मिलेगी। सर, जब आप शोध कर रहे थे, इनके लिए बातें कर रहे थे, अब मैंने जब ये किताब पढ़ी तो मैंने देखा कि आपने कई ऐसे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके परिवार से बात की। कई जगह आप जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनमें जाकर आपने अपना शोध निकाला। तो सर, जब आप उनके परिवार से बात कर रहे हैं तो तब आपको कैसा महसूस हो रहा, जब वो अपने परिजन थे उनके बारे में बता रहे थे? वो कैसा मोमेंट था आपके लिए? हाँ, एक बार मैं आपको एक किस्सा बताऊं। मैं बहराइच गया। बहराइच में जब मैं गांव में उनके यहाँ पहुंचा तो पहले तो उनको लगा कि ये कुछ हमें क्यों पूछने आए हैं, क्या कोई बात हो गई, या मुझे कुछ देने आए हैं, मैंने क्या कोई बात है क्या। लेकिन जब मैंने कहा कि दादा, मैं आपके जो पिताजी थे उनके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ और पुस्तक के रूप में उनकी रचना आएगी, तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। कहें कि अरे तो मैंने उनको लगा कि कैसे उनको रिकग्नाइज किया जा रहा है। बहुत छोटा सा घर था उनका, कच्चा सा मकान था। तो उन्होंने बहुत आदर से बैठाया। फिर वो कहानी पे कहानी शुरू हो गई। तो पूरी, आप, वो फैमिली ही नहीं, आसपास उनकी, जो उनके घर के आसपास के लोग थे, गांव इकट्ठा हो गया। तो वो लगा कि उन गांव का कहना था कि गांव के, कि ये तो गांव का सम्मान है कि हमारा गांव जो है वो अब इस तरह के राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तक के रूप में आएगा। तो बहुत ही अच्छा लगता था कि आप जब गांव में जाएं और उनके साथ टाइम बिताएं वहां पे। सर, जैसे कि आप जब इस किताब लिखने के लिए उससे पहले जो आप शोध कर रहे थे, तो आप कई ऐसे संस्थान भी गए होंगे, कई विश्वविद्यालय का आपने वर्णन किया है कि आप विश्वविद्यालय गए, वहाँ के जो प्रोफेसर हैं उनसे बात किए, कई सारी किताबें पढ़ी। तो सर, इस दौरान आपको क्या नई चीजें लगी, क्या लगा कि मतलब ये चीज छूट गई थी इतिहास में, जो होना चाहिए था, जो मतलब बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन आजादी का आज 75वां साल चल रहा है लेकिन अभी तक नहीं हुआ है? हाँ, निश्चित। जैसे कई, जब पुस्तकालय में आप जाते हैं तो जैसे एक किताबें ना, एक जैसे किनारे रखी हुई थी। जैसे जो पुस्तकालय में कुछ ही किताबें होती हैं जो कि हमेशा उसको पाठक ले जाते हैं और उसको देखते हैं, स्टडी करते हैं। लेकिन कुछ किताबें ऐसी, जैसे कि कुछ गजट को मैंने उठाया, गजट में कहीं ना नाम आया उनका, या फिर बहुत पहले किसी ने कुछ लिखा हो, सूचना विभाग से मैंने इनके बारे में संकलन किया, तो वो एक तरीके से वो भी हाशिए पे चली गई थी। तो मैंने खोजबीन के उनको साफ अप करके वो जैसे निकलवाया। कई किताबें अंग्रेजी में थी, हिंदी में उनके बारे में नहीं था। कई जो मूवमेंट्स वैसे आ रहे थे। तो जब मैंने उनके जो पुस्तकालय के जो प्रबंधक होते हैं उनसे पूछा, तो कहे हाँ सर, वो हैं तो किताबें मुझे भी देखनी होंगी कि कहाँ पर हैं। तो वो बहुत मोटी मोटी किताबें थी।
फिर जी। उसमें से मुझे चूंकि छांट के ही चीजों को निकालना था वहां से, और एक ही किताब से तो हो नहीं सकता था, कई किताबें और कई जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, तो वहां जाके, लेकिन सभी ने कोऑपरेट किया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। और जो और भी छोटे मोटे आपको मैं बताऊं, कस्बों में भी, जैसे मैं चुनार में गया तो चुनार में एक छोटा सा एक पुस्तकालय था, गंगा नदी के किनारे, लेकिन उनके पास भी बड़ी अच्छी अच्छी किताबें थी। तो उनको भी अच्छा लगा कि इन किताबों को फिर से बाहर आने का मौका मिला है, बाहर में से आए हैं। और सबने उनको मुझे फोटोकॉपी जहाँ से मुझे कराना था, या किसी के बारे में वहां बैठ के स्टडी करनी थी, हमारी टीम को बहुत कोऑपरेट किया। उन्होंने ही बताया कि आप इस गांव में जाइए और उस गांव में फला व्यक्ति मिलेंगे जो कि आपको इसके बारे में बताए। सर मैं बिहार का रहने वाला हूँ, और जो मेरा गांव है उसमें भी कई सारे स्वाधीनता सेनानी हैं जिनके नाम पे कुछ नहीं है, लोग उनको भुला भी चुके हैं। बहुत उनके नाम पे एक दो सड़कें हैं, कुछ भवन हैं। बहुत, और हर गांव में आपको तीन चार पांच मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम देखें, और उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है देश की स्वतंत्रता में, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ बहुत अलग नहीं किया, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, कईयों ने अपनी जान दी है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि उनको क्या मिला, जब हमारे देश को आजादी मिली, तो फिर उन्हें क्या मिला, तो उन पर शोध भी नहीं हुआ अच्छे से, उनके बारे में कुछ काम नहीं हुआ। तो आपको नहीं लगता है कि इतिहास के जो छात्र होते हैं, जो शोध करते हैं, उनसे चूका है ये होना चाहिए? इसके बारे में आपका क्या विचार है सर? निश्चित तौर पे इतिहास जो लेखन है, अब जी। तो उसको एक नई परिपाटी और एक नई दिशा प्राप्त हुई है निश्चित तौर पे मौजूदा समय में। और जो भारत की सरकार है, और विभिन्न सरकारों ने भी इस दिशा में काफी कदम उठाए हैं, क्योंकि वो छूट तो गए थे, लेकिन अब उन पे काम हो रहा है। और मैं जब वहां गया एक बार, पटना में भी मैंने बचई सिंह जी के बारे में लिखा है, जो हाजीपुर के रहने वाले थे जी। वहां पे। तो वहां पे एक स्टेडियम भी बना हुआ है, लेकिन वो स्टेडियम क्यों बना बचई सिंह के नाम पे, ये लोग नहीं जानते। तो अब उनके बारे में, जैसे आप गांव में जाएंगे तो गांव में चीजें हैं। तो मैं इतिहास के विद्यार्थियों से ही अनुरोध करना चाहूंगा कि देखिए, राष्ट्र सर्वप्रथम, यदि आपका राष्ट्र जीवित है तो आप जीवित हो। हमारी पहचान एक ही है कि हम भारतीय हैं। और भारत आज जिस रूप में है, उसके पीछे ये तमाम जितने लोग, हमारी माताएं बहनें, और जो हमारे जो ऐसे रहे सेनानी, उनका योगदान है। नहीं तो क्या आज हम बैठे होते यहाँ पे? जी। हम, और हम जिस तरह से बात हो रही है हमारी आपकी, क्या कभी ये संभव था कि बात हो पाती? बिल्कुल नहीं। इसमें सर एक और मैंने देखा है कि जो जब भी हम इतिहास की बात करते हैं, जो स्वाधीनता सेनानी थे, तो बेसिकली जो बातचीत होती है, उत्तर भारत मध्य भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे। लेकिन जो देश के अन्य इलाके हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गए, जो साउथ के हैं, इसी तरह जम्मू कश्मीर या पहाड़ी क्षेत्रों के, या आदिवासी क्षेत्रों के, आपको मैं एक किस्सा बताता हूँ कि मैं आईएमसी से पढ़ा हूँ, और वहाँ जो हॉस्टल है हमारा, जो क्या कहते हैं, गर्ल्स हॉस्टल है, वो रानी गांधीलियो के नाम पे है। तो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो जो वहां रहते थे, उनको उनके बारे में पता नहीं था कि ये कौन थी, कहाँ की थी। तो निश्चित। हम देखते हैं कि जो हिंदी पट्टी, या जो भारत का ये मध्य भारत उत्तर भारत के हैं, वहाँ के जो स्वाधीनता सेनानी हैं, वो तो धीरे धीरे कभी ना कभी आ जाते हैं, लेकिन ये लोग छूट जाते हैं। तो सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही तो कहना चाहता हूँ ऋषभ जी, कि देखिए, आपने जिनका नाम रानी का उठाया है, जी। वो कोई एक छोटी मोटी शख्सियत नहीं थी। जी और बिल्कुल। मैंने जो आपकी ये जो मेरी पुस्तक है, जरा याद उन्हें लेकर जाओ, इसके जी। पेज नंबर 178 पे मैंने उन्हें नागालैंड की स्वतंत्रता की देवी के नाम से अभिहित किया। मैं क्या हूँ, मैं बहुत एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, जी। मैं क्या उन्हें कहूंगा, वो तो मैंने कि नमन करने योग्य है। तो जब एक जिस जो रानी है, उन्होंने, आप देखिए, जो असम राइफल्स के साथ जिस तरह से उन्होंने किया, उसका उनका रहा। और जिस समय उन्होंने स्वतंत्रता की जो समर था, उसमें मात्र उस समय उनकी उम्र 16 ईयर्स थी। जी। और उन्होंने 4,000 सशस्त्र नागा सिपाहियों की एक कंटिजेंट बनाई। और आपको बताएं कि गुरिल्ला युद्ध का संचालन करते हुए उन्होंने अंग्रेजों को बुरी तरह परेशान कर दिया। तो ये नागालैंड की, मैं कहता हूँ नागालैंड की क्यों थे, हम भारत की क्यों नहीं कहते, वो भारत की। सही बात है। तो ऐसे ऐसे जो आपको मैं इसी तरह से एक बताऊं कि जो रानी अबक्का चौटा का नाम पता नहीं कितने लोगों ने सुना है या नहीं सुना है। तो लोग कहते हैं कि यदि
जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट है वो 1857 से शुरू होता है। मैं एक विनम्र निवेदन है इतिहास के विद्यार्थियों से, इतिहास के प्रोफेसर से, कि आप इसको ना 1525 में ले जाइए, 350 वर्ष पूर्व। मुझे लगता है कि उसमें शायद मुगल सत्ता भी अभी नहीं आई थी। रानी अबक्का चौटा के बारे में बताना चाहूंगा कि वो भारत की अंतिम योद्धा थी, जिन्हें पौराणिक रूप से जो जो हम अग्निवान कहते हैं, उनको चलाने की विद्या प्राप्त। और जो आज मिशन शक्ति की बात हो रही है, रानी अबक्का चौटा से मिशन इंडिया की जो ब्रांड एम्बेसडर और कोई हो ही नहीं सकती, जिन्होंने 1525 में यूरोपियन के साथ प्रथम युद्ध करते हुए उनके छक्के छुड़ा दिए। तो वो ऐसे लोगों को निश्चित तौर पे हमें जानना चाहिए, और ये हमारा और आपका दायित्व सबका है कि हमारी जो पीढ़ियां हैं, जो हमारे जो न्यू जनरेशन है, बच्चे हैं, वो इनको जाने कि देखिए कितना उन्होंने कुछ किया। आपने अपने किताब में दो तीन जो हमारी वीरांगनाएं हैं उनको भी वर्णित किया है, जैसे मैना देवी, दुर्गा भाभी। और सच बताएं तो इन्हें हमें लगता है देश की 99% आबादी इनका नाम नहीं सुनी होगी। और इस तरह की सैकड़ों नारियां होगी पूरे देश में जिन्होंने स्वाधीनता के लिए काम किया, अपनी जान दी। लेकिन अभी तक हम बात नारी सशक्तिकरण की बार बार करते रहते हैं। अभी देश के मौजूदा सरकार जो है, प्रधानमंत्री जी का भी बहुत उन पर रहता है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि हमारे देश की जो वो गुमनाम नारी स्वतंत्रता सेनानी हैं जो छूट गए, जिन पर बातचीत नहीं, उन पर काम होना चाहिए। एक काम होना चाहिए कि जितने भी जितनी भी नारी स्वतंत्रता सेनानी थी, जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं, उनके बारे में भी पुस्तक आनी चाहिए। वो उन पे भी शोध होना चाहिए। जी हाँ, निश्चित तौर पे आप ये देखिए कि जो नारियां हैं वो किसी भी मायने में पीछे नहीं। जी। और यदि किसी पुरुष स्वतंत्रता सेनानी ने भी अपने प्राणों की आहुति दिया है, तो उसके पीछे उनके घर की माता या बहन या पत्नी, यदि वो सपोर्ट नहीं की होती तो कैसे वो स्वतंत्रता सेनानी वो काम कर पाते। बिल्कुल। आप मैना देवी के बारे में जो आपने पूछा है ऋषभ जी, तो बताऊं कि मैना देवी तात्या टोपे साहब की, नाना साहब की दत्तक पुत्री थी। और वो उस समय उनकी अवस्था मात्र 13 से 14 वर्ष की थी। तो आप 13 से 14 वर्ष की अवस्था में, जब अंग्रेजों के साथ युद्ध हो रहा है कानपुर में, वहां जनरल आउटरम जैसा क्रूर एवं खतरनाक टाइप का अंग्रेज वहां पे ऑफिसर है। तो अब नाना साहब को आगे 1857 के युद्ध में पार्टिसिपेट करना, लेकिन नाना साहब को सुरक्षित भी रखना था, क्योंकि नाना साहब और तात्या टोपे नहीं होते तो वहां का युद्ध कैरी ऑन नहीं होता मध्य भारत। अब मैना देवी आती है सामने। उस समय उनकी अवस्था 13 ईयर्स की। जब उन्होंने वो अपने पिताजी के पास आती है और कहती है कि पिताजी, एक तरीका हो सकता है, क्योंकि अब अंग्रेज अफसर जो है वो हमारे महल को नेस्तनाबूद कर देंगे और हम सभी मारे जाएंगे, तो आप गुप्त रास्ते से निकल जाइए और मैं यहाँ रुकती हूँ। तो उनके पिताजी ने कहा कि अरे अभी तो तुम 13 वर्ष की हो, अभी जस्ट तुम किशोरावस्था में आई हो, तुम क्या करोगे, और तुमको पता नहीं कि ये अंग्रेज कितने क्रूर हैं, वो तुम्हारे साथ पता नहीं कैसा गंदा सा सलूक करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मुझे नारी धर्म की रक्षा कैसे करनी है, मैं भारत की बेटी हूँ, आप जाइए, मैं यहाँ रहूंगी और आप जाइए। मेरे यहाँ रहने से अंग्रेजों को यह महसूस होगा कि आप यहाँ हैं, और तब तक आप उतने समय में आप यहाँ से निकल के सुरक्षित अवस्थान स्थान पे पहुंच जाए। मैना देवी अपनी एक उनकी सखी है कल्याणी, वहां रुक जाती है। अंग्रेजों को लगता है कि जब बेटी है तो बाप भी यही होंगे, और वो इसी धोखे में आ जाते हैं। और जब वो अटैक होता है वहां पे, तो मैना देवी वो पकड़ जाती है, गिरफ्तार होती है। मैना देवी से बहुत बुरी तरह आउटरम पूछता है, लेकिन वो जवाब नहीं देती, आउटरम और खैबगम। अंतिम में आपको मैं बताऊं कि मैना देवी को उन्होंने कैसे मारा। उन्होंने कहा कि इसको आग में झोंकना है, लेकिन ऐसे नहीं, जिंदा ऐसे नहीं, इसका एक एक अंग, जैसे पहले उंगली, फिर हाथ, फिर उसका पैर, फिर ऐसे, ताकि वो दर्द से चीखे और अपने पिता के बारे में बताए। लेकिन मैना देवी नहीं बताती हैं, और अंत में जब वो अंग्रेज अफसर आता है तो वो उसके मुंह पे थूक देती हैं, कहती हैं कि ये तुम्हारे लिए, यही तुम्हारी सजा है। तो आप ये सोचिए, मैना देवी नहीं होती तो क्या नाना नाना साहब और तात्या टोपे इस कारनामे को कर पाते। तो ऐसी है हमारी नारी। और सर आपने उसमें उनकी जो बातचीत है, उनके बारे में वर्णन, और काफी भावुक है वो।
तो हाँ, वो एक मैंने उसको एक नाटक के रूप में लिखा है, नाटक अपनी के रूप में। तो कुछ सर, गद्य ये कुछ गल्प। आपको कहाँ मिला कि मतलब उन्होंने जो बातचीत की थी तो वो एकदम पढ़ने के बाद कोई भी जो सामान्य इंसान है वो भावुक हो जाएगा। जब आपके आपको ने पहली बार लिखा होगा तो आप भी नॉर्मल नहीं रहे होंगे। हाँ, मैं तो लिखते लिखते भी मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। जी तो मैं चूंकि एक साहित्य कार्य होता है कि कुछ कथ्य होता है और कुछ जी। उसके साथ आप गल्प, यानी कि कुछ आप उसको संवाद के रूप में लिखते हैं, तो आप थोड़ी सी लिबर्टी लेते हैं, क्योंकि फिर तभी आप उसको ना पठनीय बना पाते हैं उसको। जी सर, आपने किताबें लिखी हैं, आपने 4-5 किताबें लिखी हैं। तो जी। उसके साथ साथ आप पुलिस अधिकारी हैं। तो सर, एक पुलिस अधिकारी होने के साथ साथ एक लेखक होना आपके लिए कितना मुश्किल है, क्योंकि आपके आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, आप अपनी ड्यूटी करते होंगे। उसके बाद फिर आप शोध करते होंगे, क्योंकि ये जितनी किताबें हैं आपके, चाहे वो रक्त का कण कण समर्पित हो, या एक किताबें जो आपने लिखी है जिसमें 75 सेनानियों पूरे देश के का वर्णन है। तो ये सारी किताबें में काफी हद तक शोध है। मैंने देखा है कि आप कई सारे विश्वविद्यालय गए, आप उनके परिजन से मिले, कई सारे किताबें से आपने चीज़ ली है। तो ये आपके लिए कितना मुश्किल था सर? हाँ, निश्चित तौर पे मुश्किल तो होता है, क्योंकि पुलिस की जॉब 24 घंटे की होती है, चुनौतीपूर्ण होती है। लेकिन मुझे लगता है कि यदि आपको ना आपकी एक सामाजिक आपका एक उत्तरदायित्व भी है, और इस सामाजिक उत्तरदायित्व में आपको कुछ ऐसे साहित्य की रचना करनी चाहिए जिससे हमारा जो युवा है, जो खास तौर पे इस समय कहीं ना कहीं माने हम लोग इन चीजों को नहीं जान पा रहे हैं, उनको बताना हमारा दायित्व भी है। तो मैं ना आपको, जो मेरा अपना टाइम है, मुझे लगता है कि जो मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, तो 5 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक, इस समय फोन भी कम आते हैं हमारे पास, जी और फिर उस समय में थोड़ा सा जो हमारा पैटर्न है काम का, वो जो 10 बजे से ऑफिस शुरू हो जाता है, तो मैं रोज 5 से 8 ये मेरा काम है। और इसके लिए मैं अपनी पत्नी, जो कि खुद एक पुलिस ऑफिसर है, रश्मि, वो मेरी दोनों बेटियां, और आपको बताऊं मेरी माँ, वो एक शिक्षिका है, तो उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया। और उस समय मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता, तो वो 5 से 8 जो सुबह का समय है, वो बहुत शांत भी होता है, और वो मेरा टाइम है, तो मैं उस समय ज्यादातर इस काम को अंजाम देता हूँ। सर, मैं अगर आपके दोनों किताबों की बात करूं, दोनों स्वतंत्रता सेनानियों पे है, अगर दोनों के नाम की मैं बात करूं तो एक का है रक्त का कण कण समर्पित, जो मेरे पास है अभी, और दूसरी है जरा याद उन्हें भी कर लो। दोनों नाम बहुत ही भावुक नाम है। अगर कोई आदमी पहली बार इस नाम को पढ़ेगा तो सर, ये आइडिया कहाँ से है कि ये नाम रखेंगे, एक का रक्त का कण कण समर्पित, दूसरे का जरा याद कर, ये आपने खुद नाम दिया है या फिर किसी ने आपको सजेस्ट किया था कि ये नाम अच्छा होगा, ये नाम बेहतर होगा? इस नाम की का जो श्रेय है, वो मेरी पत्नी को जाता है। मेरी पत्नी एक अच्छी अनाउंसर भी है, वो भी एक पुलिस ऑफिसर है, और वो उन्होंने इस ये जो नाम है, ये तो पूरा का पूरा उनको जाता है, और उन्होंने मुझे काफी सहयोग किया, मेरी रिसर्च टीम में वो भी है। तो जो रक्त का कंकण समर्पित है, वो एक बहुत अच्छे कवि हैं, रामावतार त्यागी जी, उनकी एक पूरी कविता है। तो जी उसमें मैं आपको, वो कहते हैं कि मन समर्पित, तन समर्पित, और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दे, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। तो इस कविता में वो अर्थ का कंकण समर्पित एक शब्द आता है, तो मुझे ये शब्द, मुझे ये जो टाइटल है वो हिट किया, और मेरी वाइफ को भी काफी अच्छा लगा। तो ये तो उनकी खोज है, तो मैं ये बात उनको बताना चाहूंगा। अब सर, मेरा अगला प्रश्न ये होगा कि अब जो आप आगे आपने कहा कि आप दूसरा पार्ट लाने वाले हैं, तो क्या जो आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट है किताबों पे, जो स्वतंत्रता सेनानियों पे, सेनानियों पर आप किताब लिख रहे हैं, उसमें हमें क्या नया देखने को मिलेगा? क्या आप जो और कुछ नाम हैं जो छूट चुके हैं उस पर काम कर रहे हैं? क्योंकि संभव नहीं है कि सारे के सारे नाम आप ले सकें। तो आप आगे क्या कर रहे हैं सर, इस पर कुछ प्रकाश डालिए। इसी दौरान, चूंकि अब कहते हैं ना कि जब आप किसी पथ पे चलते हैं, तो लोग जुड़ते जाते हैं। जब उनको पता चला, तो निश्चित तौर पे बहुत सारे ऐसे लोगों का आया फोन की, नहीं नहीं सर, यहाँ पर भी है, मध्य प्रदेश में एक चीज ऐसी है, छत्तीसगढ़ में ऐसी है, तो उन्होंने अपने कलेक्शंस मुझे भेजे। फिर चूंकि मुझे ऑथेंटिकेट कराना होता है वहाँ,
किसी किसी जगह पे मैं जाता हूँ, किसी जगह पे मेरी वाइफ जाती है, किसी जगह R&D टीम जाती है। तो वो एक कलेक्शन उसका हो रहा है। और इसमें मैं ऐसे ही, अब मेरा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है उसमें ज्यादातर फोकस होगा कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और आपका जो झारखंड का जो प्रदेश है, क्योंकि आदिवासी जो हमारे वनवासी समुदाय हैं, जी उनके प्रति भी काम कम हुआ है। मैंने कुछ के बारे में लिखा है, जैसे कटप्पा और पांड्या जी के बारे में लिखा है, जी। लेकिन अभी उस पे काफी काम करना बाकी है। तो मेरा जो मेन फोकस होगा अब हमारे उन वनवासी जो हमारे भाई और बहन थे, जिन्होंने कि देश की आहुति में, देश के प्रति अपनी आहुति थी, उसके लिए। सर ये सवाल आपसे निजी होगा कि क्योंकि आपने जो किताब लिखी है बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है, और ये किताब सबको पढ़नी चाहिए, इसलिए क्योंकि ये उन लोगों के बारे में है जो गुमनाम है, जिनको कोई नहीं जानता है, लेकिन आज हम आज़ाद हैं तो इनमें उनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो क्या सर आप इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं, जो आपको कि इतिहास में इतना शोध करना, उसके बारे में जानकारी जुटानी और फिर उसे एक किताब का रूप देना, और ऐसा नहीं आगे भी आप इस पर किताब लिखने वाले हैं, तो क्या आप इतिहास के विद्यार्थी रहे या इतिहास में आपको रुचि रही है? हाँ ऋषभ जी, मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ। जी मैंने पटना के एन कॉलेज से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, फिर मैं मैनेजमेंट में आया। जी और इतिहास मेरा जो सब्जेक्ट रहा है हमारे PCS और IAS के एग्जाम्स में भी। तो जी वो कहीं ना कहीं इसका एक मैंने अंदर में इतिहास तो कहीं ना कहीं है ही। जी। और वो हमेशा रहता है हमारे पास कि हम उसको जाएं। और तो इतिहास की वजह से ये होता है ना कि आपको एक दृष्टि तो मिल जाती है कि आपको देखना क्या है। जैसे बिल्कुल। अचानक से यदि मैं अभी केमिस्ट्री में जाऊं तो मैं नहीं समझ पाऊंगा। लेकिन चूंकि इतिहास मेरा सब्जेक्ट रहा है एग्जाम्स में भी और वो मेरे ग्रेजुएशन में भी, तो मुझे उसकी एक समझ तो आपकी कृपा से ठीक ठाक है। तो सर हमें आपकी अब अगली किताब का इंतजार रहेगा पढ़ने का, कि आप उसमें किन 75 या उससे ज्यादा लोगों को हमारे सामने लाते हैं जो हमारे बीच गुमनाम हैं, जिनके बारे में देश को जानना चाहिए कि अगर आज हम स्वतंत्र हैं, हम खुलकर अपनी बात रख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, तो इनकी वजह से हैं। तो आज के लिए सर इतना ही। हमें अवसर देने के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू। नहीं सकती। और आपको और द प्रिंट को और प्रभात प्रकाशन को और इस पुस्तक की रचना में जिन्होंने भी सहयोग किया, उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया, नमन और आभार। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो थैंक मच। यू।